आज की कहानी शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा वक्त में पीछे लिए चलते हैं। बात 1971 की है, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी और उन्होंने कानूनों को ताक पर रखकर एक एस.एन. रे को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था। मतलब इस तरीके के फैसले, ऐसा ही एक फैसला 1977 में भी लिया गया। वहां से धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों को धीरे धीरे लगातार बढ़ाता चला गया और उन्हीं शक्तियों के साथ आज सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका कहें या फिर कहें कि संसद के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। आपको जानकारी है, वक्फ संशोधन कानून बन चुका है, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में 13 से ज्यादा याचिकाएं लगी हैं, उस पर 2 दिन की सुनवाई हुई है और अब फैसला 5 मई को अंतरिम आदेश इस पर आएगा। सरकार को जवाब देने के लिए कहा गया है। इसी बीच बीजेपी के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाने हैं फिर देश की संसद को बंद कर देना चाहिए। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, ऐसी नौबत क्यों आई? इससे पहले संसदीय कार्यकारी मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा था कि दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए न्यायपालिका को संसद के कामकाज में। अब इतने मुखर होकर जो नसीहत निशिकांत दुबे ने दी है, क्यों जरूरत पड़ी इसकी? कितना सही है ये लोकतंत्र के लिए? नहीं, आज से ये नहीं चल रहा है। अभी चूंकि एक वक्फ वाला मामला है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि टकराव है न्यायपालिका और कार्यपालिका लेजिस्लेशन में। लेकिन विधायिका कार्यपालिका का टकराव आज से नहीं शुरू हुआ है, जब से शुरुआत से देश आजाद हुआ है तब से। लेकिन उस वक्त क्या होता था कि क्योंकि नेता एक पार्टी एक ही थी, कांग्रेस का चारों तरफ दबदबा था, उसके नेता पावरफुल थे, तो न्यायपालिका को अपने अनुसार तोड़ मरोड़ देते थे। जैसे न्यायपालिका ने, मैं आपको उदाहरण बताता हूं, शाहबानो केस में एक फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। राजीव गांधी ने उस फैसले को ही पलट दिया, बोला संविधान संशोधन करवा दिया। जब से देश में कमजोर सरकारें आने लगी, कमजोर मतलब ये सहयोगी दलों के मदद से जो सरकारें आने लगी, तब न्यायपालिका को यह लगा कि हमारे पास अब हावी होने का मौका है। जब चंद्रशेखर की सरकार या फिर आई.के. गुजराल की सरकार कोई लेजिस्लेशन बनाती थी तो वकील संसद में बैठकर धमकी देते थे कि आप बना लो, लेकिन हम इसे कोर्ट लेकर जाएंगे और वहीं से क्वैश करवा देंगे। मतलब जरा सोचिए कि संसद ने जो कानून बनाए हैं उसके बारे में ये धमकी अब सर्वोच्च न्यायालय में ले जाकर इसे होल्ड करवा देंगे। अब हुआ क्या है इस वक्त कि अरसे बाद एक मजबूत सरकार आई है इस देश में, तो फिर से शक्ति संतुलन जो है ना वो बदलने लगा है। न्यायपालिका के ओवर एक्टिविज्म की शिकायत सोमनाथ चटर्जी, वो कम्युनिस्ट नेता थे, सोमनाथ दा, वो लोकसभा के स्पीकर थे। उन्होंने लोकसभा में यह कहा था कि न्यायपालिका जिस तरह विधायिका और कार्यपालिका में हस्तक्षेप कर रही है, यह इस देश के लिए आने वाला संकट है, बहुत बड़ा संकट है। वो 5 जज मिलकर यह तय करेंगे कि देश कैसे चलेगा, और यह काम उन जजों का नहीं है, उनका काम न्याय देना है। लेकिन वो बता रहे हैं कि कौन सा कानून बनना चाहिए, कौन सा कानून पेश होना चाहिए, कौन सा कानून लागू होना चाहिए देश में। ये न्यायपालिका का काम नहीं है, ये सोमनाथ चटर्जी ने कहा था। और अब मैं आ रहा हूं वर्तमान में। जी, वर्तमान में एक मामला नहीं, कई ऐसे वाकये हुए। जब से मोदी सरकार आई तो उन्होंने जजों की नियुक्ति के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की बात कही कि एनजेएसी होगा। उसमें क्या करेंगे कि कोई भी उस परीक्षा में बैठ सकता है जो ऑलरेडी जज है, और जो वो एग्जाम पास करेगा वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। लेकिन हो क्या रहा है कि इस देश में 55 परिवार हैं और सिर्फ उन्हीं 55 परिवारों से जज आज तक बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के। मैक्सिमम आप कितना भी टैलेंटेड होइए, कितना भी अच्छा जज बन जाइए, पढ़ लिख लीजिए, सारे कानून की किताबें आपको कंठग्रस्त हो, लेकिन फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते अगर आप उन एलिट 55 परिवारों में नहीं है। तो यह सच्चाई है। तो सरकार ने यह कहा, केंद्र सरकार जब मोदी की सरकार आई तो वो 55 में ऐसा क्या विशेष है कि चंद्रचूड़ के बाप भी जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, उनके दादा भी सुप्रीम कोर्ट के जज, चंद्रचूड़ भी सुप्रीम कोर्ट के जज, खेहर जो है उनके पिताजी भी जज, उनके बेटे भी जज। ये क्या चल रहा है?
उसी वक्त से टकराव शुरू हुआ। इन्होंने कोशिश की उस एग्जाम वाला एनजेसी का जो एग्जाम है वो करवाने की, उसको रद्द कर दिया कोर्ट ने। कहा कि नहीं, हम पावरफुल हैं, और वहां से ये टकराव बढ़ता रहा। फिर उस वक्त से जो खटास हुई ना, आपको याद होगा कि एक बार सुप्रीम कोर्ट के जज आ गए थे बाहर बैठने, धरने पर। और वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में, मैं आपको बता रहा हूं कि एक वकीलों की लॉबी है जो सीनियर वकील हैं, उनके मामलों की सुनवाई जल्दी हो जाती है। जैसे कि अचानक कभी कोई जरूरत पड़े कि सुप्रीम कोर्ट से किसी खास तरह का फैसला लेना है, याकूब मेनन में, तो प्रशांत भूषण आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा सकते हैं। या फिर अभिषेक मनु सिंघवी या कपिल सिब्बल। आरोप यह है, और कई वकील ही आरोप लगा रहे सीनियर, कि इनके मामलों की सुनवाई तुरंत हो जाती है, जज वज सब होते हैं। लेकिन वही जब दूसरे मामले आते हैं आम लोगों के, तो डेट आने में बहुत लंबा अरसा गुजर जाता है। वो क्यों, और किस जज के पास कौन सा केस जाएगा, इसमें भी सेटिंग होते हैं। ये जज लोगों ने ही आरोप लगाया था, वो जो धरने पर बैठे थे उन्होंने, कि किस जज के पास कौन सा केस जाएगा, उस जज की आइडियोलॉजी क्या है, इसको लेकर बहुत बड़ा खेल होता है वहां पे। मान लिया कि वक्फ बोर्ड वाला मामला है, तो किस जज के पास जाएगा, ये अपने अपने सुटेबल जज के अनुसार पहले ही अलॉट कर, इस बात को लेकर सवाल। तो पारदर्शिता तो आनी चाहिए ना। अब देखिए एक और मामला है, अभी एक जज थे जस्टिस वर्मा, उनके यहां नोट पकड़ाया, जला हुआ नोट दिखाया, बकायदा मीडिया ने दिखाया, सब कुछ हुआ, एक सिंगल एफआईआर तक उनके खिलाफ लॉन्च नहीं हुई, सजा सुनवाई तो बात छोड़ दीजिए। इसी बात को लेकर कोई भी आम आदमी ने सवाल किया सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज कानून से ऊपर हैं? अगर हैं तो बताया जाए। हम नेताओं की लाख बुराई कर लेते कि नेता चोर है, भ्रष्टाचारी है, करप्ट है, ठीक है। हम अफसरों के बारे में शिकायत कर लेते हैं कि फलाना अफसर साहिब में है तो रेड टेपिज्म है, तो करप्ट है, तो ये करता है। लेकिन जजों के बारे में कैसे कोई बोले, जबकि आप देश के किसी भी लोअर कोर्ट में चले जाइए और वहां न्याय कैसे होता है, ये जाके फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ले लीजिए, देश की आम आवाम से पूछ लीजिए, वो बोलेंगे कि जुडिशियरी में जितना करप्शन है भारत के किसी संस्था में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां साफ सफाई हो तो कैसे हो, ये बात, अगर साफ सफाई नहीं होगा तो फिर देश में कैसे सुधरेगा। जैसे मान लिया कुछ भी हो जाता है, आप एक साधारण सा केस फाइल कीजिए कि पंकज प्रसून ने मेरे घर में आकर किसी को छेड़ दिया, आप केस कीजिए। अब 14 साल तक पंकज प्रसून महंगा जज लेके अपना वकील करके घूम रहा है बाहर, ये चले अनंत काल तक चल सकता है क्या कोई केस? लेकिन भारत में चलता है, कोई टाइम बाउंड जजमेंट है ही नहीं। वो उनकी इच्छा पर निर्भर है कि वो कब फैसला सुनाएंगे। ठीक है, तो खुद में 56 छेद हैं और सारी दुनिया के छेद आप गिनाते चल रहे हैं। संसद का कोई कानून पास होगा तो जज साहब उसमें टीका टिप्पणी शुरू कर देते हैं। अरे आपका काम फैसला तो आना है, टिप्पणियां देना नहीं है। नहीं सर, रिव्यू करने का अधिकार तो संविधान नहीं दिया है ना। नहीं, रिव्यू मेरा इसी से जुड़ा एक और सवाल है। देखिए 142 जो आर्टिकल है उसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैंने ये फैसला सुनाया, जो राष्ट्रपति महोदया को आदेश दिया गया तमिलनाडु वाले मामले में, गवर्नर साहब को जो आदेश दिया गया। अब जो इधर वाले पक्ष का कहना है, वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो, कि उस एक्ट का वायलेशन किया गया है, उस एक्ट के तहत ये नहीं सुनाएगा। तो क्या इन आर्टिकल्स में भी सामंजस्य नहीं है, फिर क्लियरिटी नहीं है? देखिए, संविधान की व्याख्या तो अपने अनुसार कोई भी कर सकता है। बोलने की आजादी दी गई है तो कोई अपने एक्सप्रेस करता है खुद को और कोई गाली देता है, और दोनों कहता है कि हमें बोलने की आजादी मिली। देखिए, हकीकत यह है कि संविधान सभा ने लगातार लंबी बहस के बाद संसद को सुप्रीम बताया था। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र मतलब लोग, और लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद में बैठते हैं, तो संसद सर्वोच्च है। ठीक है, संसद का काम है कानून बनाना, ठीक है। काम को तो संसद कर ही रहा है ना सर। तो कहां कानून बना देता है, जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर लटका देते हैं। तो समाधान क्या होगी बात का सर? यही तो बात है ना कि न्यायपालिका अपने कार्य क्षेत्र में जो उनका दायरा है, जो मर्यादा है, उससे परे जाकर टीका टिप्पणियां कर रहे हैं। और जबकि खुद न्यायपालिका में इतनी कमियां हैं कि कोई मतलब कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के डर से कोई बोल भी नहीं पाता। कि अगर बता दे, अगर मान लिया कि मैं अपने प्रोग्राम में यह कह दूं कि जस्टिस वर्मा पे जो आरोप लगे थे वो गंभीर है, जांच होने चाहिए, तो कोई भी जज
कल को जाके उसका मूड खराब होगा कि इसको उठा के पहले डालो रे, बहुत ज्यादा बोल रहा है। ये हो रहा है। एक व्यक्ति था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसने सिर्फ एक चीज के लिए आमरण अनशन किया था कि जो भाषा मुझे समझ में आती है, जजमेंट की कॉपी मुझे उस भाषा में प्रोवाइड की जाए। जैसे मान लिया कि मैं अनपढ़ किसान हूं और जाके कोर्ट में इंग्लिश में गिटर पिटर कर रहे हैं और मुझे डाल दिया कि जेल 3 साल की। भैया मुझे पता तो होना चाहिए कि मेरे बारे में बहस हुई तो क्या हुई, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। और जो सजा सुनाई गई मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि अंग्रेजी में क्या लिख दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई जज साहब मुझे हिंदी में बता दो ताकि मैं भी तो देखूं कि मैंने किया क्या है। वो आदमी आमरण अनशन पे रह गया, कहीं कोई सुनवाई नहीं। अंत में वो मर रहा था, उसका अनशन तुड़वाया गया। इस हद तक रिजिडिटी है, बंद है वो अपने आप में। बताइए इसमें क्या बुराई थी कि आदमी को जो भाषा में समझ में आते उस भाषा में जजमेंट की एक कॉपी दे दिया जाए। अनुवादक रखे क्यों है? तो भारत की जो जुडिशरी है उसमें रिफॉर्म आवश्यक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, देश को इतना फायदा हुआ। सर, ये न्यायपालिका और संसद की अब जो सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है, इससे तो कुछ भी जो है सही तो होता हुआ दिख नहीं रहा है। नहीं, देश के लिए नुकसान है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, देश का कोई भी अदना सा व्यक्ति उठ के किसी नेता पे सवाल उठा सकता है या हो सकता है कि उन आलोचना कर सकता है संसद में जो प्रोसीजर चला। लेकिन देश का कोई आम आदमी क्या जुडिशरी पे सवाल उसी तरह से उठा सकता है जिस तरह लेजिस्लेचर पे उठाता है? नहीं उठा सकता। तो एक विंग इतना पावरफुल क्यों और दूसरे को इतना कमजोर क्यों, जबकि संविधान के अनुसार लेजिस्लेशन यानी संसद जो है वो सुप्रीम है। ठीक है। इन्होंने अपने आप को इतना कॉकस में क्यों घेर के रखा है, क्यों बंद करके रखा है? और क्या न्यायिक सुधार नहीं होना चाहिए? अच्छा बताइए, 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, कोई उनका माए बाप नहीं। 5.5 करोड़ तारीख पे तारीख, वो टोटल लोअर कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, सारे टोटल मिलाकर। हाँ, तो 5 करोड़ बताइए, उन 5 करोड़ का कोई हिसाब किताब लेना। कितने 5 करोड़ केसेज में अगर 2 लोग भी इन्वॉल्व हैं, एक पक्ष एक विपक्ष, तो 10 करोड़ लोग तो सिर्फ कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। इसका क्या उपाय किया जाए बताइए? और न्याय अगर नहीं मिल सकता तो फिर काहे का लोकतंत्र? और दूसरा कॉस्टली न्याय है। पैसे वाला तो बढ़िया वकील कर सकता है, उसकी पहुंच हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो सकती है। क्या है गरीब आदमी कर सकता है क्या? मैं अपने झारखंड की बात बता रहा हूं कि एक व्यक्ति पे बकरी चोरी का आरोप था। उसके पास वकील रखने के लिए पैसे नहीं थे। वो तो तारीखों के इंतजार में जेल में रह गया 2 साल तक। अब बताइए, ये हाल है। और बड़े बड़े करप्ट लोगों को, मर्डरर्स को हम आराम से जमानत लेके घूमते देख रहे हैं। करोड़ों का भ्रष्टाचार, ये न्याय है? पैसे का खेल, ये लोकतंत्र है क्या? ठीक है सर, एग्जैक्टली। तो जुडिशरी में इसका मतलब कुछ कमी है, और कमी है तो बताएगा कौन? जुडिशरी तो सबको बताता है कि आपने कानून में ये लाया था तो ऐसे होना चाहिए था, तो ये एक्ट बदलना चाहिए था, सब कुछ। जज साहब आपको कौन बताए? आप तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दोगे सीधे। कानून बनाने की कोशिश भी सरकार ने की थी। वो एबव कॉन्स्टिट्यूशन सुपरनेचुरल पावर वो अपने आप को समझने लगा। उनको लगने लगा है कि देश को वही चला सकते हैं, वो इतने काबिल लोग हैं। जबकि काबिल लोग नहीं, ये सिर्फ 53 परिवार के सदस्य हैं। शायद इसीलिए निशिकांत दुबे को ये कहने की जरूरत पड़ी कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ऐसे फैसले होने हैं तो फिर संसद को बंद कर देना चाहिए। संविधान में संसद को सुप्रीम पावर बताया गया है, लेकिन आजकल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं वो आम जनमानस के साथ साथ जो है सरकार में भी अब चर्चा का विषय बनने लगे हैं। उपराष्ट्रपति को नसीहत देनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जस्टिस हैं, उन्होंने भी इस तरीके के फैसलों को, जिस तरीके का फैसला राष्ट्रपति को लेकर सुनाया गया, उसे पूरी तरीके से गलत ठहराया। अब बड़ा कौन, इसकी लड़ाई में देश कहीं कितना पिसेगा वो देखने वाली बात होगी। जी बोलिए। तो मैं ये कह रहा था कि लोअर कोर्ट में जो भ्रष्टाचार है, किसी आम आदमी के एक्सपीरियंस कोर्ट कचहरी को लेकर कहिए, इस देश में आम लोग ये कहते हैं कि किसी भी परिवार में अगर केस और रोग आ गया तो वो परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाता है। बर्बाद हो जाता है। गांवों में हम देखते हैं अपने आसपास। हमारे यहाँ जुडिशरी, हाँ, हमारे यहाँ जुडिशरी की तुलना रोग से की जाती है। नहीं, ये अगर रोग आ गया जुडिशरी आ गया, ये कोई दबी छुपी बात नहीं है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप चर्चा में हमारे साथ जुड़े। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।